नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। खबर आज फिरोजाबाद और मथुरा को लेकर है। फिरोजाबाद और मथुरा के दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 1 बजे जिला अस्पताल का कर सकते हैं निरीक्षण। फिरोजाबाद में वायरल बुखार से हुई बच्चों की मौत का है मामला, जहां पर मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों का हाल जानने के लिए जाएंगे सीएम। वही दोपहर 3:20 पर मथुरा पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां पर कृष्ण जन्मभूमि पहुंचकर पूजा अर्चना भी करेंगे। आपको बता दें, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है आज और पूरे देश में धूमधाम से जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जा रही है, मंदिरों में लोगों की भीड़ है। वहीं प्रदेश के मुखिया यानी सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे मथुरा, यहां पर पूजा अर्चना करेंगे कृष्ण जन्मभूमि में, यहां पर शिरकत करेंगे जन्माष्टमी के कार्यक्रम में। तो आज काफी व्यस्त कार्यक्रम रहेगा सीएम योगी का। दरअसल 2 अलग अलग जगहों पर उनका दौरा है, जहां एक बार फिरोजाबाद जाएंगे तो दूसरी ओर वो मथुरा भी जाएंगे। फिरोजाबाद में लगातार बच्चों की मौत हो रही थी वायरल बुखार की वजह से, और अभी भी कई बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। यहां पर सीएमओ से भी मुलाकात हो सकती है, निर्देश भी दे सकते हैं कि किस तरह से स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, क्या गाइडलाइंस हो और क्या एहतियात बरते जाएं। तो तमाम बातें हैं। फिरोजाबाद में यहां वायरल बुखार से कई बच्चों की मौत के बाद का ये दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का। और दोपहर 3:20 पर मथुरा पहुंचेंगे सीएम योगी। दरअसल आज कृष्ण जन्माष्टमी है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे कृष्ण जन्मभूमि पहुंचकर। तो आज पूरे देश में जन्माष्टमी की धूम है, लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं। और हमारे साथ नीलेश चौहान जुड़ गए हैं सीधा लखनऊ से ज्यादा जानकारी के लिए। नीलेश, आज का कार्यक्रम काफी व्यस्त रहने वाला है सीएम का। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम की अगर बात करें तो काफ़ी व्यस्त रहने वाला है। फिरोजाबाद जनपद का उनका दौरा रहेगा, उसके अलावा मथुरा का दौरा रहेगा। तो कहीं ना कहीं काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम रहने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। दोपहर की बात करें तो दोपहर में फिरोजाबाद पहुंचेंगे, जहां पर वो मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे, जहां पर भर्ती मरीजों का हालचाल जानेंगे। वहीं जनपद में जिस तरीके से वायरल फीवर से बच्चे बीमार हुए, उसके बाद कई बच्चों की मौतें हुई हैं, उस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर जो डॉक्टर्स हैं उनसे बातचीत करेंगे, जिलाधिकारियों से बातचीत करेंगे कि कैसे वहां पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए, क्या कोई एक्स्ट्रा टीम वहां पर लगाने की जरूरत है जिससे जो बच्चों को वायरल फीवर हो रहा है उसको रोका जा सके। तो तमाम तरीके के दिशा निर्देश भी जनपद में देते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा अगर बात करें हम मथुरा की, तो मथुरा में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, जहां पर ब्रज परिषद की तरफ से जो कृष्ण जन्माष्टमी का जो कार्यक्रम का आयोजन कराया जा रहा है उसमें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और पूजा अर्चना करेंगे। अक्सर देखा जाता है जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, बड़ा त्यौहार होता है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मथुरा पहुंचते हैं, ब्रज पहुंचते हैं, वहां पर उस त्यौहार को मनाते हैं। आज जब कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार है तो कहीं ना कहीं मथुरा में ब्रज परिषद की तरफ से जो आयोजन कराया जा रहा है उसमें वो शामिल होंगे और कृष्ण की पूजा अर्चना करेंगे। मथुरा में किस तरह से कितने बजे निकलेंगे और कितनी देर रहेंगे, और क्या क्या मथुरा में क्योंकि कई कार्यक्रम हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी को देखते हुए, तो किस तरह से वहां पर शिरकत करेंगे और क्या कुछ उनकी वहां पर कार्यक्रम रहेंगे? देखिए, 3:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचेंगे, जहां पर ब्रज परिषद की तरफ से मथुरा में जो कार्यक्रम का आयोजन कराया जा रहा है, ये बड़ा कार्यक्रम ब्रज परिषद की तरफ से कराया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी का ये कार्यक्रम जो होता है उसमें भारी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। हालांकि इस बार जो कोरोना संक्रमण काल है उसको देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद जरूरी रहेगा। पंडाल लगाए जाएंगे तमाम जगहों पर। कोविड का पालन कराने वाले जो ब्रज परिषद के सदस्य हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे। उसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब वहां पर पहुंचेंगे तो कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर उस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। सम्मिलित होने के बाद पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना करने के बाद देर शाम तक वहीं पर मौजूद रहेंगे। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इससे पहले अगर हम त्योहारों की बात करें तो कई बार मथुरा पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन त्योहारों में शामिल हुए हैं, चाहे वो इससे पहले के कार्यक्रमों की बात करें तो कहीं ना कहीं आज हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास लौट कर आएंगे। तो यहाँ पर कार्यक्रम में शिरकत तो करेंगे ही हैं, पूजा अर्चना भी करेंगे और शायद देर शाम तक उनके रुकने की भी
के कार्यक्रम माने जा रहे हैं, क्योंकि रात के 12 बजे तक पूजा अर्चना होती है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर। तो फिरोजाबाद में वायरल बुखार से कई बच्चों की मौत के बाद ये यहां पर पहुंचेंगे सीएम योगी फिरोजाबाद में, और उसके बाद मथुरा भी जाएंगे क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी है। वहीं फिरोजाबाद में सीएम योगी के दौरे और जिले में बीमार पड़े बच्चों के मामले में सदर विधायक मनीष आसीजा सीएम योगी को अवगत कराया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए सदर विधायक मनीष आसीजा का बयान। फिरोजाबाद में डेंगू की महामारी से बच्चों की जो दुखद मृत्यु हुई है, उसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी चर्चा हुई। उन्होंने सारी वस्तुस्थिति को सुना, समझा, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे इस बात के लिए निर्देशित किया है कि वो कल स्वयं खुद सारी ज़मीनी परिस्थितियों का जायज़ा लेने के लिए और यहाँ जो बच्चों की दुखद मृत्यु हुई है उसके लिए कल 12 बजे फिरोजाबाद उनका आने का कार्यक्रम बना है, ऐसा उन्होंने मुझे अपने दूर भाषा में मुझे अवगत किया। फिरोजाबाद। खबर लखनऊ से, संचारी रोगों के खिलाफ एक्शन में है सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम ने अफसरों को कड़े निर्देश दिए हैं, संचारी रोगों की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाए जाए, बरसात के मौसम में रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाएं, ये निर्देश दिए हैं सीएम योगी ने। प्रदेश सरकार के प्रयासों से राज्य में कोरोना संक्रमण नियंत्रित है। संचारी और विषाणु जनित रोगों के खिलाफ लापरवाही न बरतें, प्रत्येक स्तर के अस्पताल में संचारी रोगों के उपचार और दवाएं उपलब्ध कराएं। ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग सक्रियता से कराएं। जल जमाव को रोकें, व्यापक प्रबंध भी किए जाएं जल जमाव को रोकने के। सीएम योगी ने ये तमाम निर्देश दिए हैं अधिकारियों को। मथुरा, मैनपुरी और फिरोजाबाद में विशेष टीम भेजने के भी निर्देश दिए हैं। तो एक तरफ जहां आज दौरा है फिरोजाबाद में सीएम का, उसके बाद उन्होंने ये जरूरी निर्देश भी दिए हैं कि जहां कोरोना को लेकर यहां पर प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है, वहीं जो मौसमी समस्याएं हैं, जो बीमारी हैं, उसकी रोकथाम के लिए प्रयास किए जाएं। इसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। इसके प्रदेश के मुखिया ने जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं कि जो मौसमी बीमारियां हैं उस पर लगाम लगाने के लिए जो भी निर्देश दिए जाते हैं प्रदेश सरकार की तरफ से, उसका अनुपालन करना जरूरी है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से हम देखें उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी पर उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयास से कहीं न कहीं धीरे धीरे पूरी तरीके से काबू होता हुआ दिख रहा है। तो संचारी रोग जो कि मौसमी होते हैं, मौसम के हिसाब से आते हैं, उनको लेकर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश जारी किए हैं, जिसमें जो भी ऐसे विषाणु जनित या मौसमी बीमारियां हैं उनको लेकर पूरी तरीके से सतर्कता बरती जाए और साफ तौर पर कहीं पर भी पानी न जमा होने दिया जाए, साफ सफाई रखी जाए, अस्पतालों में दवाओं की व्यवस्था रखी जाए। साथ ही साथ में 3 जिले हैं जहां पर कहीं न कहीं एक अजीब बुखार चल रहा है जिससे कई लोग बीमार हैं, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि मथुरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद के कुछ इलाके जहां पर इस तरीके का बुखार चल रहा है वहां पर विशेष टीम भेजी जाए जो लगातार उनकी निगरानी करे और उचित तौर पर दवाइयां उपलब्ध कराए। तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश भर के सभी जिलों का फीडबैक लेते हैं। जब टीम 9 की बैठक करते हैं उस दौरान मुख्यमंत्री ने ये फीडबैक लिया था, जिसके बाद ये दिशा निर्देश सभी अफसरों को जारी हुए हैं। तो निश्चित है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोशिश यही है कि जिस तरीके से कोरोना महामारी काबू में हुई है उसी तरीके से जो विषाणु जनित या जो संक्रमित या जो मौसमी बीमारियां हैं उन पर भी पूरी तरीके से रोकथाम लगाई जा सके। जी, इसके यहाँ पर जिस तरह से लगातार एक के बाद एक सीएम की ओर से निर्देश दिए जा रहे हैं, ये मान लिया जाए कि सीएम किसी को बख्शने के मूड में नहीं है, चाहे वो कितनी भी छोटी सी लापरवाही हो। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के सभी जिलों का फीडबैक स्वयं लेते हैं, अफसर किस तरीके से काम कर रहे हैं, जो दिशा निर्देश दिए गए थे उनका इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ है, कहीं न कहीं बहुत सारी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं नजर रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं जिस तरीके से ये दिशा निर्देश जारी हुए हैं तो अफसरों को एक निर्देशित करने की कोशिश है कि कोरोना जैसी महामारी से प्रदेश उभरा है, तो ऐसी स्थिति में कहीं भी कोई ऐसी लापरवाही ना बरती जाए जिससे दूसरी बीमारी में प्रदेश के लोग फंसे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इसके इस तमाम जानकारी के लिए। खबर लखनऊ से, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर सरकार ने फैसला लिया है। यूपी में जन्माष्टमी पर नाइट कर्फ्यू में छूट मिली है। विशेष परिस्थितियों के कारण नाइट कर्फ्यू में छूट दी गई है। कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन भी करना होगा। उत्तर प्रदेश गृह विभाग ने जारी किया है आदेश। तो आपको बता दें कि पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है और खासकर मथुरा और वृंदावन में
मथुरा में खासकर यहाँ पर काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं देश और विदेश से, और इसकी तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो जाती हैं। खुद प्रदेश के मुखिया भी मथुरा पहुंचेंगे, यहाँ कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, और इसी को लेकर खास तौर पर क्योंकि कोरोना को लेकर विशेष गाइडलाइंस हैं कि ज्यादा देर तक कोई भी बाहर ना रहे, 10 बजे के बाद सारी दुकानें बंद हो जाए। लेकिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी को देखते हुए ये छूट दी गई है, कर्फ्यू में छूट दी गई है, ढील दी गई है। हालांकि साथ में ये भी निर्देश दिए गए हैं कि यहां पर कोरोना के जो नियम हैं उसको पालन किया जाए, तो संक्रमण ना फैले, इसके लिए जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं वो तो पालन होंगे, पर नाइट जो कर्फ्यू है उसमें थोड़ी छूट दी गई है। तो कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन हो, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर सरकार ने यह फैसला लिया है और गाइडलाइंस जारी किए हैं। और नीलेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। नीलेश, सरकार की तरफ से विशेष छूट दी गई है आज के दिन, क्योंकि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। देखिए, बिल्कुल गृह विभाग के तरफ से एक आदेश जारी किया गया है कि विशेष परिस्थितियों को देखते हुए, कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर को देखते हुए आज नाइट कर्फ्यू में ढील दी गई है। और उसके अलावा साफ तौर पे ये भी कहा गया है कि नाइट कर्फ्यू में ढील जरूर दी गई है। दुकानें जहां पर जन्माष्टमी का कार्यक्रम होना है वहां पर दुकानें खोली जा सकती हैं, हालांकि वहां पर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर कार्रवाइयां भी होंगी। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि कृष्ण जन्माष्टमी का जब कोई त्यौहार मनाया जाता है तो वो रात में 12 बजे तक कार्यक्रम चलता है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि उस कार्यक्रम को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने आज के नाइट कर्फ्यू में ढील दी है। और उसके अलावा पुलिस प्रशासन को भी कहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का जो पालन है वो कराएं। उसके अलावा जहां जहां पर कृष्ण जन्माष्टमी के त्यौहार मनाए जाएंगे वहां पर जो कोविड प्रोटोकॉल का पालन है वो बेहद जरूरी है उसका पालन करना, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर अभी भी आने की पूरी संभावना है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से सतर्क रहना चाहती है। सतर्क रहते हुए ही कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार जो है वो मनाने का निर्देश जारी किया गया है। फिलहाल अगर हम लखनऊ की बात करें, हमें पल पल की जानकारी देते रहिए। तो लगातार यहाँ पर कोविड जो है उसमें छूट तो दी ही गई है, जो कोविड गाइडलाइंस हैं वो उसका पालन करना है, लेकिन जो नाइट कर्फ्यू है उसमें छूट दी गई है। बढ़ते आगे, हरदोई से खबर, डीएसओ विवेक सिंह कार से बड़ा हादसा हुआ है। युवती को डीएसओ की तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी है। टक्कर लगने के बाद युवती कार में फंसी रही। युवती को 25 मीटर तक घसीटती ले गई कार। गंभीर रूप से घायल है युवती, जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवती को हादसे के बाद कार चालक कार छोड़कर फरार हो गया है। सीओसीटी विकास जायसवाल ने यह जानकारी दी है। शहर कोतवाली के सिनेमा चौराहे की घटना बताई जा रही है। तो डीएसओ विवेक सिंह की कार से बड़ा हादसा हुआ है। एक युवती इस हादसे के बाद कार में घंटों फंसी रही और ये कार घसीटती हुई युवती को काफी आगे तक ले गई। युवती की हालत नाजुक बताई जा रही है। युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि ये जो युवती घायल हुई है वो कहां की रहने वाली है ये पता नहीं चल पाया है। हादसे के बाद कार चालक कार छोड़कर मौके से फरार हो गया है। खबर रायबरेली से, नाबालिग भाई बहन पर एसिड अटैक से दहशत है। घर में चारपाई पर सो रहे थे दोनों भाई बहन। एसिड अटैक से भाई बहन गंभीर रूप से झुलस गए हैं। नाजुक हालत में दोनों को लखनऊ रेफर किया गया है। सूचना पर एसपी समेत पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची है। तो नाबालिग भाई बहन पर एसिड अटैक से दहशत है। आपको बता दें कि एसिड पर बैन है, उसके बावजूद हैरानी की बात यह है कि एसिड आया कहां से, क्योंकि न इसकी खरीदारी की जा सकती है और ना ही इसे बेचा जा सकता है। उसके बावजूद भी अगर मार्केट में एसिड अवेलेबल है, इसका मतलब ये बड़ी लापरवाही है। और अगर जहां पर भी एसिड बेचा जा रहा है वहां पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई है। और उससे भी बड़ी बात कि घर में चारपाई पर सो रहे दोनों भाई बहन पर एसिड से अटैक किया गया है। रोहित मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रोहित, हैरानी की बात यह है कि एसिड पर बैन है, उसके बावजूद भी मार्केट लेवल है, तभी तो ये अटैक हुआ है एसिड से। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जिस हिसाब से ये प्रकरण पूरा निकल के सामने आया उस हिसाब से ये बताया जा रहा है कि जो पीड़िता है उसका गांव पड़ोस के ही रहने वाले युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, बातचीत चल रही थी
और वो घर के बाहर सो रही थी। एक तरफा प्यार के चलते जो है आरोपी ने उसके ऊपर जो है एसिड डाल दिया। उसी के बगल में उसका भाई भी लेटा हुआ था, जिसपे जो है उसका भाई और वो पीड़िता दो लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिसे गंभीर हालत में रायबरेली के जिला अस्पताल लाया गया, जहां पे उनको लखनऊ के लिए रिफर कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार जो है प्रेम प्रसंग के चलते वारदात को अंजाम दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सोते वक्त जिस हिसाब से पीड़िता व उसके भाई पर तेजाबी हमला किया गया है, वह पुलिस प्रशासन के लिए सवालिया निशान जरूर खड़ा करते हैं। आखिर पुलिस प्रशासन उस टाइम क्या कर रहे थे, किस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया है, ये बड़ा सवाल जरूर खड़ा किया जाता है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तो कहीं ना कहीं वारदात के बाद आरोपी जरूर हिरासत में आ गया, लेकिन वो एसिड कहां से आया था और किस तरह से इसके जो है सेल किया गया था, ये बड़ा सवाल जरूर खड़ा किया जा रहा है। पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? पुलिस का कहना है कि जो आरोपी युवक है वो पीड़िता से उसकी फोन पे बातचीत चल रही थी और उसी को लेकर दोनों में बातचीत बंद हो गई थी, जिसको लेकर जो है आरोपी युवक द्वारा जो है उसके ऊपर एसिड का अटैक किया गया है। सबसे बड़ी बात है जो पीड़िता है वो घर के बाहर चारपाई पर अपने भाई के साथ लेटी हुई थी और मच्छरदानी लगाई हुई थी। मच्छरदानी के ऊपर से जो है एसिड डाला गया, मच्छरदानी पूरी जलकर खाक हो गई है और जिस जहाँ पे वो लेटी थी वो स्थान पूरा स्पॉट जो है पूरा जलकर खाक हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो सवाल निकल के सामने आ रहा है कि जिस हिसाब से जो आरोपी है वो एक तरफा प्यार के चलते जो पीड़िता पे जो तेजाबी हमला किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जी रोहित, जो दोनों घायल हुए हैं भाई बहन, उनकी हालत कैसी है? अगर घायल की बात की जाए तो जो पीड़िता है उसकी हालत नाजुक, उसको 80% बर्न बताया जा रहा है डॉक्टर के अनुसार, उसको लखनऊ रिफर कर दिया गया है। उसकी हालत काफी सीरियस बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो पीड़िता है वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही। वहीं अगर उसके भाई की बात की, उसका भाई भी 20% तक जो है झुलसा हुआ है, उसको भी लखनऊ रिफर कर दिया। दोनों का लखनऊ जो है इलाज चल रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद रोहित इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि एसिड से अटैक किया गया है। हैरानी की बात यह है कि एसिड आया कहां से इस युवक के पास, और अब पुलिस ने इस युवक को गिरफ्तार कर लिया, उसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि एक तरफा प्यार का ये मामला था। सर रात में 1:29 पे कुछ खटपट की आवाज़ आई, तो हमने टार्च लिया और आर बगल घर के देखना शुरू कर दिया। हमका हो सकता है भादो महीना है, कोई चोरी वोरी, तो हमें कोई नहीं दिखा। उसके बाद हमने पानी पिया, पानी पी के करीब 10 मिनट के बाद हम लेट गए। उसके जैसे लेटे हम, जैसे उधर तोड़ दिया बोतल तेजाब का मच्छरदानी के ऊपर से। सब बच्चे हम लेकर के कुल्हाड़ी उल्हाड़ी दौड़े। हम कहा कोई जानवर हो सकता है आ जाए, बाहर तोड़े तो वहाँ देखा जला हुआ। हम कहा तेजाब किसने डाल दिया, किसने डाला? अब यही तो पता नहीं। ये तो लड़की मान लो उसका कोई रंजिश वाला होगा, पढ़ने लिखने में स्कूल जाती थी। किसके ऊपर डाला है? लड़की। तो एसिड अटैक से भाई बहन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कहा जा रहा है कि युवती 80% तक घायल हुई है, जली हुई है तेजाब से। दोनों का इलाज चल रहा है। दरअसल दोनों भाई बहन एक साथ ही सोए हुए थे घर के बाहर, और कहा जा रहा है कि जो आरोपी है वो एक तरफा प्यार की वजह से लड़की से लगातार बात करने की कोशिश कर रहा था और लड़की उससे बात नहीं कर रही थी, जिससे नाराज होकर उसने उस पर तेजाब से हमला कर दिया। तो नाजुक हालत में दोनों को लखनऊ के अस्पताल में रेफर किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि एसिड पर बैन होने के बावजूद भी मार्केट में एसिड कैसे अवेलेबल हो सकती है। एसिड को बेचना कानूनन जुर्म है और खरीदना भी कानूनन जुर्म है। तो सवाल ये उठ रहा है कि कानून को ताक पर रखकर क्यों तेजाब को बेचा जा रहा है? क्या कानून का डर नहीं है जो ये कारोबार कर रहे हैं तेजाब को बेचने का? सवाल ये भी है कि अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं था तो इस युवक ने तेजाब की खरीदारी कहां से की, या फिर ये कहां से लेकर आया? हालांकि अभी जो आरोपी है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। पीड़िता के पिता का कहना है कि आपसी रंजिश का मामला हो सकता है, क्योंकि वो स्कूल जाती थी, वो पढ़ाई करती थी, और हो सकता है कि किसी को उससे आपसी रंजिश रही हो और इसी वजह से उस पर अटैक किया गया। तो रायबरेली से दिल दहला देने वाली खबर, एसिड पर बैन होने के बावजूद भी इस तरह की घटना अगर सामने आए तो वाकई हैरान करने वाली है, और सवालिया निशान पुलिस प्रशासन पर भी कि अगर मार्केट में तेजाब की बिक्री हो रही है नियमों को ताक पर रखकर, तो इसकी भनक तक पुलिस को कैसे नहीं लगी और पुलिस ने छापेमारी कर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि अगर जब तक तेजाब बेचा नहीं जाता तब तक
तेजाब कोई उपलब्ध नहीं कर सकता, उसे आसानी से तेजाब किसी को भी नहीं मिल सकती है, क्योंकि जब तक मार्केट में इसे बेचा नहीं जाएगा कोई तेजाब इसे खरीद नहीं सकता या फिर कोई इसे बेजा इस्तेमाल नहीं कर सकता। बड़ी खबर टोक्यो पैरालंपिक से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शूटर अवनी लेखरा ने सोने पर लगाया है निशाना, 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल में जीता है गोल्ड। तो बड़ी खबर, देश के लिए सम्मान की बात, शूटर अवनी ने गोल्ड पर कब्जा किया है, 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल में जीता है गोल्ड। और परिजनों ने क्या कुछ कहा है इस मौके पर आपको हम दिखाते हैं। खड़ा होने के बाद इसको आर्मी स्कूल में भाई 12वीं तक करने के बाद फिर ये किरोड़ीमल दिल्ली स्कूल में पढ़ाया। हाँ, फिर वहाँ पे भी ये सेक्रेटरी रह चुका है, पढ़ाई में भी अच्छा है और अपनी मेहनत के लिए भी वो कभी पीछे नहीं हटता। हालांकि उसके हाथ भी इतने नहीं खुलते हैं, पर फिर भी पानी की बोतल है चाहे उससे वो भी नहीं ली जाती है, पर फिर भी हमने इसको हिम्मत कभी नहीं हारने दी। यही बोलते थे कि नहीं, जब भी ये रोता था कि व्हील चेयर पे जब होता था, जब भी रोता था, मम्मी सब बच्चे खेल रहे हैं, मेरा भी दिल करता है। दिल तो मेरा भी रोता था जब वो यूँ बोलता था, लेकिन फिर भी मैं यूँ कहती थी कोई बात नहीं, कभी तू भी खेलेगा। हालांकि सब मतलब सोचते, मेरे दिल में यूँ लगता था कि सब मतलब अपने बच्चे के लिए सब कुछ खेलने के लिए लाते हैं और मैं अपने बच्चे को व्हील चेयर दे रही हूँ। मतलब बहुत ही बात का दुख लगता था, लेकिन आज उसको इस जगह पे देख के मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। वो अपने पैरों पे खड़ा है और बहुत मेहनत कर रहा है और आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। मान लो सिल्वर आ गया, आप कैसे देखिए? मैं तो इसको गोल्ड की तरफ देखती हूँ, मैं सिल्वर की तरफ नहीं देखती। मेरे लिए वो गोल्ड है, ये नहीं है कि सिल्वर है क्या है, मेरे लिए तो वो गोल्ड ही है। मान लो मेरा बच्चा मेरे लिए हीरो है और देश के लिए गोल्ड लाना भी बहुत बड़ी बात है, सभी थोड़ी ला सकता है। मान लो पूरे देश का बेटा है, आशीर्वाद सबका मिला है, तो मान लो सिल्वर भी उन्हीं के आशीर्वाद से है, तो मेरे लिए सिल्वर भी गोल्ड ही है। अभी अगले साल एशियन गेम्स भी हैं, बहुत सारी उम्मीदें होंगी आप लोगों को। हाँ, आगे किस तरह की तैयारी करेंगे? आगे भी देखो तैयारी जैसी मान लो अभी कराई है उससे आगे अच्छी और कराएंगे। हम ये चाहेंगे, हर बार मान लो गोल्ड लेके आया है तो एशियन की भी आगे भी तैयारी कराएंगे, 24 में भी कर, मान लो 2024 में फिर ओलंपिक है तो यही चाहेंगे मान लो गोल्ड लाए। और बच्चा भी मेरा मतलब वादा तो करके गया था, लेकिन हार जीत तो देखो होती रहती है, अगर 2 खेल लेंगे तो हार जीत तो लगी रहती है। हाँ, सुबह मेरी 2:30 बजे बात हुई। हाँ, तो तभी भी मतलब हर समय वो खुश था, कोई उसका दिल नहीं टूट रहा था और मैंने यही बोला था कि मैदान में दिल खोल के उतर, मेरे लिए सब कुछ है, हार भी जीत भी सब बर्दाश्त है, लेकिन तू अपने तरफ से टेंशन मत ले। तो मुझे तो आज बहुत ही मतलब अच्छा। तो आपको बता दें कि अवनी के इस अभूतपूर्व प्रदर्शन के बाद नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, लिखा है अभूतपूर्व प्रदर्शन आपकी मेहनती स्वभाव और शूटिंग के प्रति जुनून के कारण संभव हुआ है। कड़ी मेहनत और अच्छी तरह से योग्य स्वर्ण जीतने के लिए बधाई। यह वास्तव में भारतीय खेलों के लिए एक विशेष क्षण है। आपके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुभकामनाएं दी हैं अवनी को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।